हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में। दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में आपने पढ़ा, उसकी संरचना कैसी है आपने जाना। आज हम बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो तत्व रखे गए हैं वो प्रत्येक आवर्त में उनके गुणों में क्या परिवर्तन होता है और कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये करते हैं, आपको पता है कि तत्वों को उनके प्रमाण क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, जिसके कारण जैसे जैसे हम तत्व अलग अलग आवर्त में जाते हैं उनके गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या के आधार पर तत्वों के आवर्ती गुण में क्या परिवर्तन होते हैं। आप सभी को पता है कि परमाणुओं के आकार जो होते हैं वो परमाणु त्रिज्या द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी गोल वस्तु हो तो उसके आमाप को हम सामान्यतः त्रिज्या के रूप में ही जानते हैं। जैसे कोई फील्ड हुई अगर गोल है तो उसकी त्रिज्या ही बताई जाती है कि इतनी त्रिज्या की है ये परिधि। और इसी प्रकार से अगर हम किसी बॉल की बात करते हैं तो बॉल की त्रिज्या इतनी है, ये करके बता दिया जाता है। इसी प्रकार से जो परमाणु होते हैं उनके जो आकार हैं उसे परमाणु त्रिज्या द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, जो कि एंगस्ट्रॉम में होते हैं। अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या कहते किसे हैं, तो ये समझ लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यहाँ समझते हैं, मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका ये नाभिक है, तो नाभिक से अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो यहाँ से इस नाभिक से इस स्थान तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, बड़े में बना देते हैं। मान लेते हैं ये नाभिक है, नाभिक से ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम त्रिज्या ही कहेंगे, जिसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। लेकिन परमाणु की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो कि सदैव गतिमान होते हैं, एक स्थान पे नहीं मिलते हैं, तो उनकी दूरी का आकलन करना ये असंभव हो जाता है। इसलिए परमाणु की त्रिज्याओं को सहसंयोजक त्रिज्या या वांडर वाल त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वांडर वाल त्रिज्या की बात अगर हम करें तो समझ लेते हैं, मान लेते हैं दो, ये एक अणु हो गए ठोस अवस्था में और ये इसके दूसरे अणु हो गए, यानी कि पास पास के दो अणु, पास पास के दो अणुओं में इनके नाभिकों के बीच, ये नाभिक हो गए, तो इस ये और ये दो अलग अलग कण हैं, दोनों कणों के, अब ये नाभिक बाह्यतम है तो यहाँ से और इसके नाभिक के बीच की दूरी की आधी दूरी को हम वांडर वाल त्रिज्या कहते हैं। दो किसी तत्व की ठोस अवस्था में उसके दो समीपवर्ती अणुओं के दो समीपवर्ती परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी को वांडर वाल त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दो अलग अलग अणु हैं, ये भी अणु है और ये भी अणु है, ये इसके परमाणु हैं, ये इसके परमाणु हैं, लेकिन समीपवर्ती परमाणु ये इसके दोनों पास पास होंगे ना, ये और ये अलग हैं, ये दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे समीपवर्ती परमाणु की बात की जा रही है, तो इसके नाभिकों के बीच की दूरी मान लेते हैं 3.60 एंगस्ट्रॉम है। ये पूरी दूरी इस नाभिक से इस नाभिक की, मान लेते हैं ये नाभिक ए ये नाभिक बी, तो ए और बी की दूरी कितनी है, 3.60 एंगस्ट्रॉम है। तो इसकी वांडर वाल जो त्रिज्या होगी, वांडर वाल त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, ए बी के बीच की दूरी बटे 2, यानी कि 3.60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.80 एंगस्ट्रॉम, 1.80 एंगस्ट्रॉम ये वांडर वाल त्रिज्या कहलाएगी।
जबकि अगर हम बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की, तो सहसंयोजक त्रिज्याएं ये ठोस अवस्था में एक अणु हैं जिनके नाभिक हैं ये दोनों। अब इनके नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी, इनके एक ही अणु में नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। कौन सी त्रिज्या कहेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या। लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों हो रही तो इसकी आधी इसमें भी करना होगा कि दूरी के आधे को कहेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। मान लेते हैं इनके बीच की टोटल दूरी 1.98 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी जो सहसंयोजक त्रिज्या होगी, सहसंयोजक त्रिज्या बराबर होगी, मान लेते हैं ये भी ए और बी है, तो ये हो जाएगी ए बी के बीच की दूरी अणु में, एक ही अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की कुल दूरी का बटे 2, यानी कि लिख सकते हैं 1.98 डिवाइड बाई 2। नहीं जाएगा, 0 लगेगा, पॉइंट आ गया, फिर 9 टाइम यानी कि 0.99 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो कहलाएगा कोवैलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या। इस प्रकार से परमाणुओं की त्रिज्याओं को दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। दोनों आपको समझ में आ गए। सहसंयोजक त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो एक ही अणु में लगे हुए दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होगी उसकी आधी जो होगी त्रिज्या कहलाएगी, तथा दो अलग अलग अगर ठोस हैं तो उनके समीपवर्ती दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी उसकी आधी जो दूरी होगी वो वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगी। अब बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन क्या होते हैं। परमाणु त्रिज्या जो होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, उस परमाणु में सेलों की संख्या कितनी है तथा उस पे नाभिकीय आवेश कितने हैं। नाभिकीय आवेश दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब नाभिकीय आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और दूसरी बात है उसमें कुल सेलों की संख्या। अगर सेलों की संख्या बढ़ रही है, सेलों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेलों की संख्या को स्थिर रखा जाए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो परमाणु त्रिज्या कम होती चली जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी आवर्त में, आवर्त यानी कि पड़ी हुई लाइन में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट ए से सेवन्थ ए की ओर जाने पर, फर्स्ट ए से सेवन्थ ए की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं और परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्याएं कम होती जाती हैं। जैसे जैसे, क्योंकि आवर्त एक ही है यानी कि सेल की संख्या एक, सेल की संख्या एक हो गई यानी कि समान होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या कम होती चली जाएगी। स्पष्ट है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं कम होती जाती हैं, जबकि उसी समूह, किसी एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाती हैं। जिसका कारण है इसमें सेल का समान होना और इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। इसमें कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना और सेल का बढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम तत्वों के धात्विक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।